नमस्कार दोस्तों, jobscan.com के यूट्यूब चैनल पर मैं अजय आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वह है सीजी टीचर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम कैलेंडर के बारे में है, जो कि सीजी व्यापम के द्वारा कल जारी किया गया है। और इस कैलेंडर के अंतर्गत उन्होंने भर्ती नियम, सिलेबस और आवेदन तथा परीक्षा कार्यक्रम का विवरण जारी किया है। तो उसकी जो मुख्य बिंदु है जो मुझे लगा कि आप लोगों के बीच शेयर करनी चाहिए, वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं क्या है कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के 14,580 पदों पर सीधी भर्ती के लिए पूर्व में विज्ञापन जारी किया गया था, परंतु व्यापम के द्वारा ऑनलाइन आवेदन मंगाने की प्रक्रिया पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रारंभ नहीं की जा सकी थी। आज आज छत्तीसगढ़ व्यापम के द्वारा शिक्षक पदों की सीधी भर्ती के लिए विभागीय भर्ती नियम, सिलेबस और आवेदन तथा परीक्षा कार्यक्रम विवरण जारी कर दिया गया है। तो आइए देखते हैं कि भर्ती नियम के महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या हैं। तो जैसे कि मैंने अवलोकन किया है अपने स्तर पे भर्ती नियम के जो मुख्य बिंदु मुझे लगा जो आपको बीच मुझे शेयर करनी चाहिए, वो मैंने अपने वेबसाइट पर भी डाल रखा है। आप चाहे तो यहाँ से भी उस नियम को देख सकते हैं। ठीक है, ये सार है, संक्षेप में मैंने बताने की कोशिश की है कि जो जो व्यापम के द्वारा शिक्षकों के लिए भर्ती नियम जो जारी किया गया है उसकी मुख्य बिंदु क्या क्या है। तो सबसे पहला तो है कि स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जो विज्ञापन जारी किया गया है वह पूर्ण रूप से शिक्षकीय पद है। यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है कि ये पद ना तो शिक्षाकर्मी के हैं और ना ही शिक्षक एलबी के, यानी कि इन पदों पर जो भर्ती होगी वह पूर्ण रूप से शिक्षक के पद पर भर्ती होगी, ना कि शिक्षाकर्मी या शिक्षक एलबी के पद पर भर्ती होगी। दूसरी ओर मैं ऐसे शिक्षक कर्मियों से भी अनुरोध करूंगा कि वो इस पद के लिए आवेदन करें जिनका संविलियन नहीं हुआ है और जिनकी कार्यकाल 3 या 4 वर्ष या 5 वर्ष के बीच है, क्योंकि जब ये मौका उनको दोबारा नहीं मिलेगा। रही बात संविलियन होने की, ठीक है, तो वो अपने पद पर तो बने ही हैं, जब संविलियन हो जाए तो फिर ये पद को ज्वाइन ना करें। ठीक है, तो इस तरह से मैं उन शिक्षा कर्मियों से भी अनुरोध करूंगा कि वो इन पदों के लिए आवेदन करें। दूसरा है, भर्ती नियम में आप विषयवार, संवर्गवार और जिलेवार पदों की संख्या की जानकारी हासिल कर सकते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं कि जो लोक शिक्षण संचालनालय के अंतर्गत जो विभागीय विज्ञापन जारी किया गया है उसके अंतर्गत जो नियम पुस्तिका है जो दी गई है व्यापम के माध्यम से, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सभी पदों का अलग अलग वर्गवार, किस वर्ग के लिए कितना पद है उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। विषय के अनुसार भी दिया गया है, संभाग के अनुसार भी दिया गया है, ठीक है, और जिले के अनुसार भी दिया गया है। तो आप ये देख सकते हैं, आप इस चार्ट का जो है सारणी जो टेबल है उसका अवलोकन आप कर सकते हैं विभागीय नियम डाउनलोड करके। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं या सीधे व्यापम की वेबसाइट पर जाकर आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप वर्गवार, संवर्गवार, जिलेवार, ठीक है, रिक्त पदों की जानकारी हासिल कर सकते हैं। तीसरा है, इन पदों पर आवेदन करने के लिए आवेदक को छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी या मूल निवासी होना अनिवार्य है, यानी कि छत्तीसगढ़ के बाहर के निवासी इस पद के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं, उनके लिए छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है। छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी का अर्थ यह होता है दोस्तों कि आप छत्तीसगढ़ में लगभग 20 वर्षों से रह रहे हैं, ठीक है, और आपके पास छत्तीसगढ़ राज्य के किसी जिले का निवास प्रमाण पत्र होना है। आप या आपके पेरेंट्स छत्तीसगढ़ में कम से कम 20 वर्षों से निवासरत होने चाहिए। ठीक है, तो ऐसे लोगों को छत्तीसगढ़ के राज्य का स्थानीय निवासी मान लिया जाता है और उनके पास छत्तीसगढ़ के किसी भी जिले में, जिस जिले में आप निवासरत हैं वहाँ का आपके पास निवासी प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है, तो ये स्थानीय निवासी होता है। जबकि मूल निवासी ऐसे लोगों को माना जाता है कि जो कि छत्तीसगढ़ के पहले से ही, मतलब उनके दादा परदादा पूर्वज यहीं पैदा हुए हैं। ठीक है, ऐसे निवासियों को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी माना जाता है और उनके पास तो पूरा नकल, मिसल, खसरा सब कुछ होता है। चौथा है, विभागीय नियम के अनुसार शिक्षकों की भर्ती प्राथमिक शालाओं, पूर्व माध्यमिक शालाओं, हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूलों में की जाएगी। यानी कि इस भर्ती परीक्षा के अंतर्गत जिन शिक्षकों की नियुक्ति होगी वो प्राथमिक शालाओं में, पूर्व माध्यमिक शालाओं में, हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूलों में नियुक्ति प्रदान की जाएगी। ठीक है, पांचवा है, शिक्षकों की नियुक्ति ई संवर्ग एवं टी संवर्ग के अंतर्गत की जाएगी। यानी कि ई संवर्ग के अंतर्गत होता है एजुकेशन, ठीक है, यानी कि ऐसे स्कूल जो कि पहले से शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं, ठीक है, और उन स्कूल पर पूर्ण रूप से शिक्षा विभाग का ही हक होता है। जबकि टी संवर्ग के अंतर्गत ऐसे स्कूल होते हैं, ठीक है, जो आदिवासी कल्याण विभाग के द्वारा संचालित होते हैं, परंतु वर्तमान में सभी स्कूलों को शिक्षा विभाग के अधीन कर दिया गया है। छठवां है, व्याख्याता का पद जारी किया गया है, ठीक है,
वह राजपत्रित द्वितीय श्रेणी का पद होगा और इसके लिए 7वें वेतनमान के मैट्रिक्स लेवल 9 के अनुसार वेतनमान निर्धारित किया गया है। ठीक है, 7वां जो है वह शिक्षक के पद के लिए है। शिक्षक का पद राजपत्रित तृतीय श्रेणी का पद है, इसलिए वेतनमान 7वें वेतनमान की मैट्रिक्स लेवल 8 के अनुसार 35,400 से 1,12,400 रुपए निर्धारित की गई है। ठीक है, 8वां जो है वह सहायक शिक्षक पद के लिए है। सहायक शिक्षक का पद राजपत्रित तृतीय श्रेणी का पद होता है और इसके लिए 7वें वेतनमान के मैट्रिक्स लेवल 6 के अनुसार वेतनमान निर्धारित की गई है। 9वां है वह इन पदों के लिए आयु सीमा से संबंधित है। तो इन पदों के लिए आयु सीमा की गणना 1 जनवरी 2019 को आधार मानकर की जाएगी और इस दिनांक तक आवेदक की आयु को कम से कम 21 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए, परंतु 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे आवेदक की आयु 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष क्यों की गई है, तो मैं आप लोगों को ये स्पष्ट करना चाहूंगा कि जब हम 12वीं पास करते हैं, ठीक है, जब हम कक्षा 12वीं पास करते हैं तो उसमें हमारी न्यूनतम आयु जो होती है वह 17 प्लस होती है, यानी कि लगभग 17.5 साल के बीच होती है। लेकिन इसमें क्या है, जो शिक्षक का पद होता है उसमें आपको डीएलएड बीएलएड भी करना होता है। ठीक है, तो डीएलएड 2 वर्ष का कोर्स होता है और इन 2 वर्ष को करने पर हम देखते हैं कि हमारी उम्र जो होती है वह लगभग 19.5 साल से लेकर 20.5 साल तक होती है, मतलब कि लगभग हम 21 वर्ष तक पहुंचने वाले होते हैं। इसलिए यहाँ पे जो आवेदक की आयु रखा गया है वह न्यूनतम 21 वर्ष रखा गया है, परंतु इस स्थिति में आवेदक को ध्यान रखना होगा कि उनकी आयु 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वहीं जाति वर्ग को आधार मानकर यदि आयु सीमा में छूट चाहते हैं, यानी कि एससी एसटी ओबीसी को जो उनकी जाति के आधार पर, ठीक है, छूट प्रदान की जाती है वह अधिकतम 5 वर्ष तक रहेगी, यानी कि अधिकतम आयु सीमा जो रहेगी वह छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों के लिए एससी एसटी ओबीसी के लिए वह 40 वर्ष होगी, जबकि महिला भर्तियों के लिए अधिकतम 10 वर्ष तक छूट प्रदान की जा सकती है। ठीक है, वो उनकी अलग अलग कैटेगरी होती है, इसके आधार पर महिलाओं को छूट प्रदान किया जाता है। इसी प्रकार दिव्यांग वर्गों के लिए आयु सीमा में जो छूट का निर्धारण है वह सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा जारी किए गए निर्देश के अनुसार होगा, जबकि शासकीय कर्मचारी जो वर्तमान में किसी न किसी पद पर कार्यरत हैं सरकारी विभाग में, ठीक है, उनके लिए अधिकतम आयु सीमा जो होगी वह 38 वर्ष होगी, यानी कि 38 वर्ष से अधिक उम्र वाले व्यक्ति इस पद के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और 10वां जो है व्याख्याता पद के लिए आवेदक के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्था, बोर्ड या विश्वविद्यालय से कम द्वितीय श्रेणी में संबंधित विषय में स्नातकोत्तर डिग्री और या समकक्ष डिग्री होना चाहिए। इसके साथ ही आवेदक के पास शिक्षा शास्त्र में डिग्री होनी चाहिए। तो यहाँ पे एक बात स्पष्ट कर दिया गया है कि व्याख्याता यानी कि लेक्चरर पद के लिए यदि आप आवेदन करते हैं, ठीक है, तो आपके पास कम से कम संबंधित विषय है, जैसे कि ये संबंधित विषय का मतलब यहाँ पे अर्थ है कि जिन पदों के लिए वैकेंसी जारी की गई है और वैकेंसी जारी की गई है अंग्रेजी, रसायन, वाणिज्य, गणित, भौतिक, जीव विज्ञान, ठीक है, इन पदों के लिए वैकेंसी जारी की गई है। तो इन विषयों में आपके पास कम से कम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए और इसके अलावा आपके पास बीएड में यानी कि 1 वर्ष डिग्री होनी चाहिए या फिर बीएलएड में 2 वर्ष डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, ये क्राइटेरिया है किसके लिए, व्याख्याता पद के लिए। और इस यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देना है कि यहाँ पे स्पष्ट रूप से आपको बता दिया गया है कि कम से कम द्वितीय श्रेणी में, यानी मिनिमम द्वितीय श्रेणी में आपके पास डिग्री होनी चाहिए। ठीक, 11वां है शिक्षक के पद के लिए आवेदक के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्था, बोर्ड से कम 45% या 50% अंकों के साथ संबंधित विषय में स्नातक डिग्री होनी चाहिए। पहला तो विभाग कह रहा है कि आवेदक के पास स्नातक की डिग्री होनी चाहिए और प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र, चाहे उसे किसी भी नाम से जाना जाए। तो प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र का अर्थ होता है कि डीएड, डीएलएड, ठीक है, या डीपीई। डीपीई का अर्थ होता है डिप्लोमा इन प्राइमरी एजुकेशन। ठीक है, तो चाहे उसे किसी भी नाम से जाना जाए, उस आपके पास दो वर्ष डिप्लोमा होनी चाहिए। इसके अलावा यदि आपके पास स्नातक डिग्री है और स्नातक डिग्री और प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में मतलब डीएड वगैरह नहीं है, तो आपके पास क्या होना चाहिए, न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक होना चाहिए। अब देख लीजिए, ठीक है। अब आप एक चीज और देखिए कि अब जैसे मान के चलिए कि आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं है, ठीक है, लेकिन आप उच्चतर माध्यमिक के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप कैसे करेंगे। ठीक है, मतलब यह है कि शिक्षक पद के लिए स्नातक पास होना जरूरी नहीं है। शिक्षक के पद के लिए यदि आप 12वीं पास हैं और यदि आपके पास 4 वर्षीय बीए, बीएससी, बीएड जो कोर्स आजकल नया कोर्स जो चल रहा है, ठीक है, 4 वर्षीय बीए, बीएससी, बीएड ये जो कोर्स है, ठीक है, ये जो कोर्स आपने किया हुआ है, तो आप इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या है, एक पूर्ण रूप से ग्रेजुएशन की डिग्री होती है, ठीक है, शिक्षा शास्त्र में। तो वो यदि आप किए हैं तो आप 12वीं पास होकर भी आप इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, अब और क्या बोल रहा है ये कि आपके पास न्यूनतम 50 अंकों के साथ स्नातक अथवा 1 वर्ष से बीएड होनी चाहिए। ठीक है, ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया था पहले नंबर पे ही। ठीक है, अब क्या बोल रहा है ये कि आपके पास यदि ये सब नहीं है तो आपके पास क्या होनी चाहिए, न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक होना चाहिए और 1 वर्ष से बीएड होनी चाहिए और आपको क्या होना चाहिए, टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। अब कक्षा
6वीं से 8वीं तक के अध्यापन हेतु टीईटी अनिवार्य होगा। यानी कि यदि आप शिक्षक पद के लिए आवेदन करते हैं, ठीक है, कक्षा 6वीं से 8वीं तक के लिए, तो आपके पास टीईटी प्रमाण पत्र होना अनिवार्य होना है। अब देख लेते हैं कि अगला नियम क्या है। तो सहायक शिक्षक पद के लिए है। तो सहायक शिक्षक पद के लिए आवेदक के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्था या बोर्ड से कम 45% या 50% अंकों के साथ कला या विज्ञान संकाय में, या यहाँ पे एक शब्द आ रहा है, कला और विज्ञान संकाय में 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इसके साथ ही आवेदक के पास शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा होनी चाहिए, यानी कि उनके पास डीएड, डीएलएड या डीपीई होना चाहिए, या फिर उनके पास बीएड, बीएलएड होना चाहिए। कि सहायक शिक्षक के लिए 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक होना चाहिए और शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। अगर ये नहीं है आपके पास, तो न्यूनतम 45% अंकों के साथ इस 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए और प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा होनी चाहिए। ठीक है, अगर वो भी नहीं है तो आपके पास 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए और 4 वर्षों का बीएलएड डिग्री होनी चाहिए। बीएलएड मतलब यदि आपने बीएलएड किया है, तो जो 12वीं के बाद बीएलएड किया है, तो आपके पास वो होनी चाहिए। ठीक है, न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक होना चाहिए और शिक्षा शास्त्र में, स्पेशल एजुकेशन में, ठीक है, विशेष शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा होनी चाहिए, डीपी होना चाहिए, तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र बोला गया डीपी होना चाहिए। स्नातक तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र, चाहे उसे किसी नाम से जाना जाए, द्विवर्षीय डिप्लोमा होने चाहिए। ठीक है, न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक होनी चाहिए, बीएड अर्हता होनी चाहिए और टीटी होना चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं कि जो गाइडलाइन है वो जारी कर दिया गया है। तो यहाँ पे मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि आपके पास यदि स्नातक की डिग्री है, बीएड है, ठीक है, और आप प्राइमरी स्कूल और मिडिल स्कूल के लिए आवेदन करना चाहते हैं, मिडिल स्कूल टीचर के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो आपके पास तीनों होना आवश्यक रहेगा। पहला तो आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, बीएड की डिग्री होनी चाहिए और आपके पास टीटी होना चाहिए। मैं बताऊंगा कि टीटी किनको लगेगा, ठीक है, जो मुझे समझ में आ रहा है वो मैं आपको पूरी तरह से बताने की कोशिश करूंगा कि मैं आपके सारे प्रश्नों को उत्तर दे पाऊँ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है 14 नंबर पे कि शिक्षक कृषि और शिक्षक व्यायाम हेतु बीएड, डीएड एवं टीटी आवश्यक नहीं होगी। इस तरह से कक्षा 6वीं से 8वीं तक के स्तर के लिए टीटी आवश्यक होगी। ठीक है, और इसी तरह से कक्षा 1 से लेके 5वीं तक के स्तर के लिए टीटी आवश्यक होगी। यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान दीजिए कि यदि आप प्रारंभिक स्कूलों के लिए आवेदन करते हैं या मिडिल स्कूल के लिए आवेदन करते हैं तो आपके पास टीटी होना अनिवार्य रहेगा। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिए कि सहायक शिक्षक और शिक्षक पदों के लिए टीटी अनिवार्य है। ठीक है, इसके बाद है 16 है शिक्षक अंग्रेजी माध्यम के पद के लिए अभ्यर्थी को अंग्रेजी माध्यम से स्नातक उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। ठीक है, अब आप चलते हैं कि चयन सूची जो जारी होगी उस पर किस तरह का नियम इन्होंने बना रखा है। तो व्यापम से प्राप्त परीक्षा परिणाम 1 वर्ष के लिए वैध होगी, परंतु शिक्षा विभाग द्वारा जारी चयन सूची जारी होने के दिनांक से 6 माह के लिए और प्रतीक्षा सूची 9 माह के लिए वैध होगी। इसी तरह से चयन के समय यदि किसी पद के लिए अभ्यर्थी को समान अंक प्राप्त होता है तो जन्म तिथि को आधार मानकर पहले जन्म तिथि वाले अभ्यर्थी का चयन किया जाएगा, यानी कि अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी का चयन पहले किया जाएगा और जिन अभ्यर्थियों का चयन होगा उन्हें 2 वर्ष के लिए परीक्षा अवधि पर रखा जाएगा। दोस्तों, मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको बता दूं कि प्राइमरी स्कूल और मिडिल स्कूल टीचर के लिए आपके पास टीटी का होना अनिवार्य है। बिना टीटी के आप इसके लिए टीचर नहीं बन सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अब क्या होता है। यदि आपके पास टीटी है तो अच्छी बात है, देन टेक अ रिस्क। आवेदन एवं परीक्षा कार्यक्रम विवरण, तो जैसा कि व्यापम के द्वारा परीक्षा कार्यक्रम नोटिस जारी किया गया है वो भी देख लेते हैं कि वहाँ पे उन्होंने किस प्रकार से नोटिस जारी किया है। तो आप देख सकते हैं कि व्यापम द्वारा परीक्षा कार्यक्रम विवरण जारी कर दिया गया है। ठीक है, ये मैंने अपने वेबसाइट पर बना रखा है टेबल, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो छत्तीसगढ़ व्यापम द्वारा शिक्षक पदों के लिए अलग अलग चरणों में आवेदन आमंत्रित किया जाएगा और इसके लिए आपको अलग अलग आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा। दिस इज़ द वीक पॉइंट कि हम एक ही चीज़ के लिए बार बार पैसा आपको दे रहे हैं। ठीक है, और छत्तीसगढ़ द्वारा इन पदों के लिए अलग अलग आवेदन मंगाया जा रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है कि इनके लिए जो परीक्षा कार्यक्रम होगा वह भी अलग अलग तारीखों में होगा। तो पहले हम देख लेते हैं कि व्याख्याता संवर्ग के लिए जो आप आवेदन फॉर्म भरने की कार्रवाई करेंगे तो आप इसके लिए 16 अप्रैल 2019 से आवेदन फॉर्म भर सकते हैं और यह 12 मई इसकी अंतिम तिथि है और जो लिखित परीक्षा होगी वह 14 जुलाई 2019 को होगी। ठीक है, इसी तरह से सहायक शिक्षक का जो पद है ई और टी संवर्ग यानी कि विज्ञान प्रयोगशाला का सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला का जो पद है उसके लिए आप 26 अप्रैल से 26 मई के बीच ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और इसकी जो परीक्षा होगी वो 28 जुलाई 2019 को होगी। इसी तरह से सहायक शिक्षक अंग्रेजी माध्यम
और शिक्षक अंग्रेजी माध्यम का जो पद है उसके लिए आप 7 मई से 9 जून के बीच ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और 11 अगस्त को प्रथम और द्वितीय पाली में इसके लिए परीक्षा आयोजित होगी। इसी तरह से सहायक शिक्षक ई एवं टी संवर्ग और शिक्षक एवं ई एवं टी संवर्ग का जो पद रहेगा उसके लिए आप 14 मई से 16 जून 2019 तक आवेदन कर सकते हैं और इसके लिए जो लिखित परीक्षा होगी वह 25 अगस्त 2019 को आयोजित की जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी। अब रही बात सिलेबस की। ठीक है, तो सिलेबस के लिए सिलेबस भी देख लेते हैं कि सिलेबस क्या क्या है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने सिलेबस को शॉर्ट में बनाने की कोशिश की थी, बहुत लंबा हो गया था, तो मैं नहीं चाहता कि आपको इतना लंबा वीडियो देखने को मिले। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे शॉर्ट में आपको बताया था कि सिलेबस में क्या है। तो आप देख सकते हैं कि जो सिलेबस उनके द्वारा जारी की गई है, ठीक है, उसमें स्पष्ट रूप से बता दिया गया है कि जो लिखित परीक्षा होगी वह 150 अंकों का होगा। ठीक है, और परीक्षा जो होगी वह अलग अलग चरणों में होगी और इसकी शुरुआत जो होगी वह 14 जुलाई से प्रारंभ होगी। जो सिलेबस होगा वह किस तरह से होगा, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो असिस्टेंट टीचर लेबोरेटरी यानी कि सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला का जो रहेगा उसमें भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य हिंदी, कंप्यूटर के सामान्य जानकारी, सामान्य ज्ञान के प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, जिसमें भौतिक शास्त्र 40 अंक का रहेगा, रसायन शास्त्र 40 अंक का प्रश्न आएगा, जीव विज्ञान में 20 अंक आएगा और सामान्य अंग्रेजी तथा सामान्य हिंदी के लिए 15-15 अंक निर्धारित रहेंगे और कंप्यूटर के सामान्य जानकारी तथा सामान्य ज्ञान के लिए 10-10 अंक निर्धारित रहेंगे। इस तरह से कुल 150 अंक के लिए प्रश्न पूछे जाएंगे। इसी तरह से सहायक शिक्षक हिंदी और अंग्रेजी माध्यम का जो पद रहेगा वहाँ पे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, यानी कि यहाँ पे अब ये आपको डीएलएड की तरफ लेके जा रहा है। ठीक है, ये सब्जेक्टिव नहीं है, मतलब कि जिन्होंने जो डीएड और बीएड किए हैं उनको ये पता है कि ये क्या होता है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। ठीक है, तो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से 30 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, सामान्य हिंदी से 25 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, सामान्य अंग्रेजी से 25 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, गणित से 30 अंक के, पर्यावरण अध्ययन से 20 अंक से, कंप्यूटर संबंधी ज्ञान का 10 अंक और सामान्य ज्ञान से 10 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। ये सहायक शिक्षक हिंदी और अंग्रेजी माध्यम के लिए सिलेबस है। इसी तरह से व्यायाम शिक्षक का है, तो व्यायाम शिक्षक का अपना पाठ्यक्रम होता है, खेलकूद का मनोविज्ञान एवं इतिहास, वैज्ञानिक विकास एवं खेलकूद, संगठन, अनुशिक्षण एवं निर्णयन और विविध, इनसे 25-25 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। जबकि सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी से 5-5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, कंप्यूटर के सामान्य जानकारी और सामान्य ज्ञान से 10-10 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसी तरह से योग की सामान्य जानकारी पर 20 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। इस तरह से कुल 150 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से टीचर एग्रीकल्चर यानी कि शिक्षक कृषि का जो पद है उसके लिए जो है किस तरह से अंकों का विभाजन हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि कृषि विज्ञान के तत्व एवं गणित जो उनका मूल सब्जेक्ट होता है कृषि वालों का। ठीक है, कृषि विज्ञान के तत्व एवं गणित, कृषि समूह, पशुपालन, दुग्ध प्रौद्योगिकी, मत्स्य एवं कुक्कुट पालन से और फसल उत्पादन तथा उद्यान शास्त्र से 35-35 और 30 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। जबकि सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी से 15-15 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, कंप्यूटर के सामान्य जानकारी, सामान्य ज्ञान से 10-10 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। इस प्रकार से कुल 150 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं शिक्षक हिंदी और अंग्रेजी माध्यम के लिए क्या है। तो ये जो उनका द्विवर्षीय डिप्लोमा जो होगा उनसे रिलेटेड है कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, इससे 30 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, सामान्य हिंदी 25 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, सामान्य अंग्रेजी इसमें भी 25 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, गणित और विज्ञान से संबंधित जो प्रश्न होंगे वो 30 अंकों के होंगे, सामाजिक विज्ञान से संबंधित जो प्रश्न होंगे वो 20 अंकों के होंगे, कंप्यूटर संबंधी ज्ञान और सामान्य ज्ञान संबंधित जो प्रश्न होंगे वह 10-10 अंकों के होंगे। इस तरह से इसमें कुल 150 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, व्याख्याता का जो पद है, व्याख्याता के पद की बहुत लंबी इसकी लिस्ट होती है। ठीक है, तो आप इसके लिए आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिए। ऐसे मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं कि क्या क्या है। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि रसायन के लिए जो लेक्चरर का जो पद है रसायन शास्त्र का, उसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे कि भौतिक रसायन में 30 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे, कार्बनिक रसायन में 35 अंकों के और अकार्बनिक रसायन में 35 अंकों के। ठीक है, यानी कि फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 30 और 35 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसी तरह उनका जो कोर्स होता है बीएड का, ठीक है, उसमें शैक्षिक मनोविज्ञान, शिक्षा में आकलन एवं मूल्यांकन, शिक्षण शास्त्र, साहित्यिक अभिवृत्ति, ये जो बीएड का जो कोर्स होता है उनका, उसमें से 30 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य हिंदी में 5 अंक के, सामान्य अंग्रेजी में 5 अंक के, कंप्यूटर के सामान्य जानकारी में 5 अंक और सामान्य ज्ञान में 5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसी तरह से कॉमर्स यानी कि वाणिज्य संकाय के लिए जो सिलेबस निर्धारित है वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे जो वाणिज्य के मूल सब्जेक्ट होते हैं जैसे कि लेखा शास्त्र हो गया, व्यवसाय अध्ययन हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, इसमें से 35-35 और 30 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। जबकि उनका जो बीएड का जो कोर्स होगा शैक्षिक मनोविज्ञान, शिक्षा में आकलन एवं मूल्यांकन, शिक्षण शास्त्र, शैक्षिक अभिवृत्ति जो होगी उसमें से 30 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी के लिए 5 अंक के, सामान्य कंप्यूटर के सामान्य जानकारी के और सामान्य ज्ञान के लिए 5-5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसी तरह से हम गणित को देख लेते हैं। गणित में क्या है, तो
गणित में आप देख लीजिए, गणित जो उनका मूल सब्जेक्ट होता है उसमें बीज गणित, अनुक्रम, श्रेणी, क्रमचय, संचय, त्रिकोणमिति, ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्यामिति, सांख्यिकी, प्रायिकता, रैखिक प्रोग्रामन, आकलन, समाकलन, इन सब सब्जेक्ट में आपको 20-20 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि टोटल 100 अंक के होंगे। और जो उनका बीएड का जो कोर्स रहेगा उसमें से 30 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। जबकि सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी और कंप्यूटर के सामान्य जानकारी और सामान्य ज्ञान से संबंधित 20 अंक के प्रश्न होंगे। इस तरह से इसमें कुल 150 अंकों के प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से फिजिक्स का देख लेते हैं। तो फिजिक्स में भी जो मूल सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स के अंतर्गत आधुनिक एवं नाभिकीय भौतिकी, विद्युत गति एवं चुंबकत्व, ध्वनि एवं प्रकाश, गुरुत्वाकर्षण एवं गतिकी, इसमें 25-25 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि कुल 100 अंक होंगे। सब्जेक्टिव जो प्रश्न होंगे वो कुल 100 अंक होंगे। और जो बीएड का जो प्रश्न होगा वह 30 अंकों का होगा, जिसमें शैक्षिक मनोविज्ञान, शिक्षा में आकलन एवं मूल्यांकन, शिक्षण शास्त्र, शैक्षिक अभिवृत्ति, इसमें 30 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी और कंप्यूटर के सामान्य जानकारी है तो सामान्य ज्ञान के 5-5 अंक के प्रश्न होंगे, यानी कि कुल 20 अंक के प्रश्न होंगे। इस तरह से इसमें कुल 150 अंकों का प्रश्न पूछा जाएगा। ये व्याख्याता भौतिकी के लिए सिलेबस है। इसी तरह से हम आगे और देख लेते हैं कि बायोलॉजी के लिए उन्होंने क्या सिलेबस बनाया है, ठीक है। तो जीव विज्ञान का जो पद होगा उसके लिए उनका जो मूल सब्जेक्ट होता है जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जैव रसायन एवं जैव तकनीकी, ठीक है। इनमें से 35-35 और 30-30 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि कुल 100 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे सब्जेक्टिव से। और बाकी के जो 30 अंक रहेंगे वह उनका बीएड के आधार पर बीएड के प्रश्न संबंधित होंगे, जैसे शैक्षिक मनोविज्ञान, शिक्षा में आकलन एवं मूल्यांकन, शिक्षण शास्त्र, शैक्षिक अभिवृत्ति संबंधित होंगे। और सामान्य हिंदी, अंग्रेजी, कंप्यूटर की सामान्य जानकारी और सामान्य ज्ञान से 5-5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि इस तरह से कोई भी अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं जो इंग्लिश का है। तो इंग्लिश के लिए जो यहाँ पे सिलेबस दिया गया है उसमें इंग्लिश के जो मूल सब्जेक्ट होते हैं ग्रामर, शब्द सामर्थ्य, गद्यांश एवं पद्यांश, इसमें 40 और 20 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि जो अंग्रेजी का जो सब्जेक्ट रहेगा उसमें कुल 100 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे सब्जेक्ट से, जिसमें 40 और 20 अंक निर्धारित होंगे। और जो इनका बीएड का जो कोर्स होगा उससे संबंधित 30 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें शैक्षिक मनोविज्ञान, शिक्षा में आकलन और मूल्यांकन संबंधित प्रश्न होंगे। इसी तरह से सामान्य हिंदी के 10 अंक के प्रश्न होंगे, जबकि कंप्यूटर की सामान्य जानकारी और सामान्य ज्ञान के लिए 5-5 अंक के प्रश्न होंगे। इस तरह से कुल 150 अंकों के लिए इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे। तो दोस्तों ये तो थी भर्ती नियम, सिलेबस, आवेदन एवं परीक्षा कार्यक्रम की जानकारी। आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको यह वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। यदि आपका कोई सवाल हो तो कमेंट कर बताइए। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। इससे आपको हमारे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियो की जानकारी मिलती रहेगी। अगली वीडियो में मैं फिर मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए जॉब्स कैंड यूट्यूब चैनल को और इस घंटी पर क्लिक कीजिए, जिससे आप देख पाएं हमारे नए वीडियो सबसे पहले।